मोलर हीट कैपेसिटी एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें इस वीडियो में फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितना होता है, डायटोमिक गैस अगर है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितना होता है, या पॉली एटॉमिक गैस है तो हर एक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ओके, तो अब इस लेक्चर में हमें इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक जनरल इक्वेशन जो हम बाद में अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी? सो मोलर हीट कैपेसिटी को समझने के लिए लेट अस कंसीडर दिस इज द वन कंटेनर। इन दिस कंटेनर वी इंट्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैस। हम यहाँ पे 1 मोल इतना गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, इस कंटेनर में। Now imagine that at a given instant the temperature of this 1 mole of gas it is equals to 25 डिग्री सेल्सियस। फिलहाल उसका टेम्परेचर कितना है उस गैस का, जो गैस हम कंसिडर कर रहे हैं उस कंटेनर में 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है बाय प्रोवाइडिंग सम अमाउंट ऑफ हीट। कुछ हीट हमें प्रोवाइड करके इस गैस का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। ओके, तो यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट वी आर प्रोवाइडिंग सम हीट टू दिस वन टू राइज द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमें टेम्परेचर कितना करना है, 25 डिग्री सेल्सियस पहले था, अब हमें वो 26 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। अप टू 26 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। ओके, एज कंपेयर टू इनिशियल हमने कितने डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस से। ओके, सो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमें डिफाइन करना है मोलर हीट कैपेसिटी। सो मोलर हीट कैपेसिटी वी कैन डिफाइन like that one, the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius to the amount of heat energy required, जो भी यहाँ पे heat energy हमें required हो रहा है, okay, energy जो भी है in the form of heat, so amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of gas, okay, 1 मोल जो भी गैस की क्वांटिटी है उसका हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से। तो उसके लिए जो भी हीट की जरूरत पड़ रही है, हीट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, सो दिस हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज एन मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, इट इज कॉल्ड एज एन मोलर हीट कैपेसिटी, यानी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज अ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। एक अलग वर्ड आता है दैट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? सो दोनों का डेफिनेशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मोलर हीट कैपेसिटी जब हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें हम सब्सटेंस जो भी है 1 मोल यूज कर रहे हैं, सब्सटेंस की क्वांटिटी जो भी है 1 मोल यूज कर रहे हैं। अगर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करना है उसी गैस का, तो यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ 1 मोल वी विल कंसिडर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस लेंगे, उस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हमें पड़ रहा है, दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड एज एन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो हमने डिफाइन किया यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी को हमें डिफाइन करना है, 2 अलग अलग मोलर हीट कैपेसिटीज है। First one is the molar heat capacity at constant volume.
सेकंड है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी को हम जनरली C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C सफिक्स V एंड C सफिक्स P. So this is nothing but the molar heat capacity at constant volume. This is the molar heat capacity at constant pressure. अब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं. देखिए व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी हमने देखा. अब यहाँ पे थोड़ा सोचिए, जब हम इस गैस का टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ाना है, गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से हमें अगर बढ़ाना है, अगर ये हम सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं विथ सम पिस्टन लाइक दिस वन, ये एक पिस्टन होगा. दिस पिस्टन कैन मूव इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन विदाउट एनी फ्रिक्शन. इट इज अ वेटलेस फ्रिक्शन. ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं. अब आपको इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है. पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, अब उसको 26 डिग्री सेल्सियस करना है. जब आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ओके, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जब हम एक्सटर्नल हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट एब्सॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा. लेकिन उस प्रोसेस में उस गैस का जो भी वॉल्यूम है, उस गैस का जो भी प्रेशर है, वो चेंज हो रहा है. मैं रिपीट करता हूँ, बहुत कंसेप्चुअल है, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए. यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया, उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेल्सियस. उसका टेम्परेचर में बढ़ाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, जैसे हम हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये गैस उस हीट को एब्सॉर्ब करेगा और खुद का टेम्परेचर बढ़ाएगा. लेकिन उस प्रोसेस में गैस का एक्सपेंशन भी हो रहा है. यहाँ पे अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और प्रेशर भी चेंज होगा, प्रेशर भी उसका बढ़ेगा. सो ये दोनों भी वैरी हो रहे हैं. ओके, ये दोनों भी वैरी हो रहे हैं. अब हमें ऐसा मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना है कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट. ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंटेनर का जो भी पिस्टन है उसको हम फिक्स कर देंगे. अगर हम उसको फिक्स कर देते हैं, अभी गैस का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, हमें कितने से बढ़ाना है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है. ओके, सॉरी, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है. तो हमें कितना रिक्वायर्ड है 26 डिग्री सेल्सियस तक उसका वैल्यू बढ़ाना है टेम्परेचर का. तो इस प्रोसेस में अगर ये पिस्टन आपने फिक्स कर दिया और हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. उसका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कैसा होगा, उसका कांस्टेंट होगा. लेकिन इस केस में आपने देखा होगा या महसूस किया होगा बहुत बार, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ता है. क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा. अगर प्रेशर बढ़ रहा है, ओके, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट रख के उस गैस का 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमें बढ़ाना है तो उसके लिए जो भी हीट एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड एज एन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सेम थिंग हम यहाँ पर रिपीट करेंगे बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट. अगर उस गैस का 1 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ाना है, ओके, और उसके लिए हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में उस गैस का अगर प्रेशर कांस्टेंट रख पाते हो, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज एन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो ये हो गया CV, दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज द CP, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ओके, ये दोनों का हमने डिफाइन यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे कर चुके हैं. अब क्वेश्चन ये अरेज होता है कि क्या CP और CV इन दोनों की वैल्यू सेम होगा. द आंसर इज दैट नो, दोनों की वैल्यू डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रख के उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इट मे बी डिफरेंट दैन कीपिंग इट्स प्रेशर कांस्टेंट. ओके, सो यहाँ पे CP CV की वैल्यू दोनों डिफरेंट होगा. क्या CP की वैल्यू ज़्यादा होता है किसी भी गैस के लिए कि CV की वैल्यू ज़्यादा होता है? द आंसर इज दैट CP की वैल्यू ज़्यादा होगा. वो कैसे, वो हम यहाँ पे देखेंगे. अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है
द रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ओके, मोनो एटॉमिक गैस के लिए उसकी वैल्यू होता है 3 हर मॉलिक्यूल का। फॉर डायटोमिक गैस एफ की वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। ट्राइएटॉमिक के लिए उसकी वैल्यू 6 होता है। ओके, और पॉली एटॉमिक गैस के लिए भी एफ की वैल्यू 6 होता है। ये जो भी हम वैल्यूज बता रहे हैं इट इज एट अ लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे नहीं होगा। जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा उस मॉलिक्यूल का इट इज ओनली ड्यू टू ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल की वजह से। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडियल गैस, in case of ideal gas, okay, now let us consider that this is a container. In this container, imagine that we introduce 1 mole of gas. Okay, 1 mole of gas हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें 1 मोल। अब जब 1 मोल ऑफ गैस हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट द एवोगाड्रोस नंबर। वो वैल्यू कितना है आपको अच्छी तरह से पता है। तो इस कंटेनर में हमने 1 मोल ऑफ गैस को इंट्रोड्यूस किया। अब 1 मोल ऑफ गैस को जब इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी जो भी गैस हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, लेट अस इमेजिन दैट इट्स अ आइडियल गैस। वो कौन सा गैस है, आइडियल गैस है। अकॉर्डिंग टू अजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस, ओके, जो भी अजम्पशंस हमने किया था कि इन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स there is no force of attraction और there is no force of repulsion। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होता है, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो ड्यूरिंग कोलिजन आल्सो, या एक में के मॉलिक्यूल दूर है, कभी भी दूर है या पास में है, तो उन दोनों के बीच में फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है तो उस सिचुएशन में उस मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट, अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस पेन को मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ अगर, तो डेफिनेटली ये नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, mgh। अब ये g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए इस पेन के पास फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा वो नीचे आ रहा है, क्योंकि इस इंस्टेंट पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है। इट्स नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, अगर हम स्पेस में हैं, इमेजिन कीजिए अगर हम स्पेस में हैं और वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर 0 है, तो अगर मैं उस पेन को वहाँ पे छोड़ दूंगा तो डेफिनेटली पेन वो वहीं पे रहेगा। ओके, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। अगर फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ये बात आप दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। जब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू assumptions of ideal gas, there is no force of attraction or repulsion between the 2 molecules। therefore यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल का जो भी एनर्जी होता है that is nothing but the total energy। this total energy it is purely kinetic energy। it is purely kinetic energy। okay, so ये purely कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उस मॉलिक्यूल का अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ लेट अस इमेजिन दैट दिस मॉलिक्यूल, ओके, फिलहाल हमने कौन सा गैस लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इट मे बी द मोनोएटमिक, इट मे बी द डायटोमिक, इट मे बी द पॉलीएटमिक, कोई भी गैस हो। अगर उसका हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, f। उस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी,
the energy associated, okay, along each degree of freedom, it is equals to 1/2 kT. along each degree of freedom एनर्जी कितना होता है 1/2 kT. ओके 1/2 kT ये इतना एनर्जी होता है along each degree of freedom. अब इस मॉलिक्यूल के पास टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है f. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू f और along each डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एनर्जी है 1/2 kT. एक मॉलिक्यूल का टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है f और along each डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितना है 1/2 kT. तो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल is equals to total energy of that molecule, it is equals to 1/2 FkT, where K is a Boltzmann constant, T is the absolute temperature and F is a degrees of freedom. Okay, F is a degrees of freedom. So total energy of molecule is equals to 1/2 FkT. अब ये टोटल जो भी एनर्जी है उस मॉलिक्यूल का, दिस इज नथिंग बट द प्योरली काइनेटिक एनर्जी है, नो डाउट. सो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो U इज इक्वल्स टू 1/2 FkT. दिस इज अ टोटल एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमने कितना गैस इंट्रोड्यूस किया 1 मोल ऑफ गैस. 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं n नंबर. ओके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं n. दिस n इज नथिंग बट द एवोगाड्रोस नंबर. सो ये एक मॉलिक्यूल का गैस हो गया, सॉरी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गया. सो टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इट इज इक्वल्स टू एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतना, इसमें पूरे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू n इंटू u. सो यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल है तो u डैश रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल. सो u डैश. सो दिस इज इक्वल्स टू n इंटू 1/2 FkT. दिस इज इक्वल्स टू 1/2 FnKT. This is equals to 1/2 FRT. 1/2 FRT. So R क्या है? It's a real gas constant. So real gas constant, it is equals to the Avogadro's number multiplied by Boltzmann constant. Okay, ये रिलेशन हमने इसके पहले भी देखा है. R is equals to, that is a real gas constant, it is equals to n into K. n इंटू के. सो n इंटू के की जगह पे मैंने r लिख दिया. सो ये जो भी है दिस इज नथिंग बट द टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. तो 1 मोल गैस का टोटल एनर्जी कितना है 1/2 FkT, सॉरी 1/2 FRT. व्हाट इज R? रियल गैस कांस्टेंट. व्हाट इज T? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. F इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब ये होगा इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. 1 मोल गैस का यानी पूरे कंटेनर में जो भी गैस है फिलहाल के कंडीशन में उसकी टोटल एनर्जी होगा दिस इज इक्वल्स टू 1/2 FRT. ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. ओके अब हमें CP CV डिफाइन करना है. व्हाट इज CV? इट इज अ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके अब यहाँ पे एक वेल नोन रिलेशन है, वो रिलेशन आपको याद रखना होगा. व्हाट इज दैट रिलेशन? सी हियर, CV is a molar heat capacity at constant volume and U is a total energy of 1 mole of gas. टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस. तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है. व्हाट इज दैट रिलेशन? CV it is equals to du by dt, the rate of change of total energy with respect to absolute temperature. So du by dt is equals to CV. Okay, so on the basis of this one U की वैल्यू पता है क्योंकि हम जो भी गैस यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस है. CV भी 1 मोल के लिए हमने डिफाइन किया था. तो इट इज इक्वल्स टू ddt ऑफ the rate of change of total energy with respect to
एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो डी डी टी ऑफ यू की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज इक्वल्स टू 1/2 एफ आर टी. ये ब्रैकेट में डाल देंगे इसको. ओके अब टेम्परेचर के ऊपर क्या क्या डिपेंड होगा? तो टेम्परेचर के ऊपर क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड होगा? नहीं, ये होगा लेकिन एट अ हायर टेम्परेचर के ऊपर. ओके क्या आर डिपेंड होगा? नहीं. तो इन दोनों तीनों को हम बाहर निकाल लेते हैं. 1/2 एफ आर. सो डी टी बाय डी टी दिस बिकम अ 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 एफ आर. So this is the value of CV. Okay, this is the value of CV. This is second important equation. So total energy का equation क्या है? 1/2 F R T. CV का equation क्या है? 1/2 F R. R is a real gas constant. F is a degrees of freedom. CV is a molar heat capacity at constant volume. Okay. अब यहाँ पे हमें CP find out करना है. CP कैसे find out करेंगे हम? CP so we know that one relation Cp minus Cv is equals to R. Cp minus Cv is equals to R. This is the molar heat capacity at constant pressure minus molar heat capacity at constant volume is equals to R. What is R? Real gas constant. पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे दिस माइनस दिस वन, इसके बेसिस पे आपको ये पता चल गया कि Cp बड़ा कि Cv बड़ा. तो वैल्यू ऑफ Cp इज ग्रेटर एज कंपेयर टू Cv. इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है. तो इस फॉर्मूले में हम अब Cv की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन Cp इज इक्वल्स टू, इसको हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे. सो R प्लस Cv. Cv की वैल्यू कितना है? 1/2 एफ आर. 1/2 एफ आर. सो आर कांस्टेंट निकल सकता है यहां से. सो आर अगर कांस्टेंट निकाल लिया सो 1 प्लस 1/2 एफ. 1 प्लस 1/2 एफ. ओके आर हमने कांस्टेंट निकाल लिया. अब लास्ट इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नथिंग बट द गैमा. सो व्हाट इज अ गैमा? एक नया पैरामीटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है. व्हाट इज अ गैमा? इट इज कॉल्ड एज एन रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स. रेशियो ऑफ टू मोलर स्पेसिफिक हीट्स. मोलर स्पेसिफिक हीट्स दो टाइप के हैं, Cp एंड Cv. तो उन दोनों का रेशियो इट इज नथिंग बट द गैमा. सो गैमा इज called as an ratio of two specific heats. It is equals to two molar heats, molar heat capacities. It is equals to Cp upon Cv. Cp upon Cv. You know the value of Cp, which is equals to this one. So R 1 plus 1/2 F upon Cv की वैल्यू हमें पता है. It is equals to this one 1/2 FR. 1/2 FR. सो यहाँ पे आर आर गेट कैंसिल होगा. सो गैमा इज इक्वल्स टू, अब इसमें से अगर हम F/2 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए अब बचा क्या है, एक स्टेप नहीं बढ़ाना है. यहाँ पे हमें आर यहाँ से कैंसिल हो गया. ओके सो इसमें से अगर हम 1/2 या F/2 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा. यहाँ पे कितना आएगा? 2/F आएगा और यहाँ पे F/2. सो ये F/2 गेट कैंसल. ओके ये दोनों कैंसिल क्या होंगे? कैंसिल होंगे. सो व्हाट इज द रिमेनिंग? 1 प्लस 2/F. 1 प्लस 2/F. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ओके सो यहाँ पे Cp की वैल्यू कितना था? इट इज इक्वल टू 1 प्लस F/2 इंटू R. सो दिस is a third important equation and this one is the fourth important equation. जितने भी मैंने यहाँ पे स्टार किए हैं वो important equations है. ओके सो हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया? हमने फाइंड आउट किया रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटीज एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो ये देखिए ये वाला टोटल एनर्जी का इक्वेशन है 1/2 FRT. ये है मोलर हेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की इक्वेशन 1/2 FR. ये है मोलर हेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस F/2 R. और ये है रेशियो ऑफ टू मोलर स्पेसिफिक हीट्स. इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस
2/F और रेशियो ऑफ टू मोलर हीट कैपेसिटीज एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Cp/Cv। ओके, ये उनका फार्मूला है। सो ये 3 इक्वेशंस हमें इंपॉर्टेंट है। अब ये जो भी है हम अप्लाई करेंगे, ये जनरल इक्वेशंस है, आप किसी भी गैस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मोनोएटॉमिक गैस के लिए यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे F के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 3, क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस का जो भी मॉलिक्यूल है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3। ओके, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अगर आप डायटोमिक गैस के लिए यूज़ करना चाहते हो तो डायटोमिक गैस का जो भी मॉलिक्यूल है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 5। तो यहाँ पे हम 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे हर इसमें। ओके, F की जगह पे। तो हम एक एक गैस के लिए ये यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम मोनो एटॉमिक गैस के लिए यूज़ करेंगे। ओके, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू 1/2 FRT, 1/2 FRT। नाउ फॉर मोनो एटॉमिक गैस, अगर हम मोनो एटॉमिक गैस कंसिडर करते हैं, मोनो एटॉमिक गैस कंसिडर करते हैं, तो फॉर दिस वन वैल्यू ऑफ F इज इक्वल्स टू 3, वैल्यू ऑफ F इज इक्वल्स टू 3। okay, substitute this value in this equation, so U is equals to 3/2 RT। कितना हो गया है टोटल एनर्जी 3/2 RT। तो CV फाइंड आउट करना है, CV इज इक्वल्स टू du/dt, इट इज इक्वल्स टू, ओके, U की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सो ddt ऑफ 3/2 RT, 3/2 कॉमन निकलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 3/2 और R कॉमन निकलेगा, dt/dt इज इक्वल्स टू 1। सो ये हो गया वैल्यू ऑफ CV विच इज इक्वल्स टू 3/2 R, 3/2 R। ओके, उसी तरह हम CP की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। सो दिस इंप्लाइज दैट CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R या R प्लस CV। CV की वैल्यू कितना है 3/2 R, सो R प्लस 3/2 R, दिस इज इक्वल्स टू 5/2 R। सो CP की वैल्यू कितना हो गया, सो CP की वैल्यू हो गया 5/2 R। CV की वैल्यू कितना है 3/2 R। सो गामा की वैल्यू कितना होगा, सो इट्स अ CP/CV, दिस इज इक्वल्स टू, CP की वैल्यू है 5/2 R अपॉन CV की वैल्यू 3/2 R। So this is equals to R get cancel, 1/2 get cancel, 5/3, this is equals to 1.67। Okay, so gamma ये हो गया 1.67। CP की वैल्यू कितना हो गया, so CP की वैल्यू हो गया 5/2 R, CV की वैल्यू 3/2 R। ये कौन सी गैस के लिए है, ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए है। ओके, अगर हम मोनो एटॉमिक गैस लेते हैं तो उसके लिए रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स की वैल्यू कितना आ गया 1.67। ये जो भी वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हो, CV की वैल्यू हो गया, CP की वैल्यू हो गया या गामा की वैल्यू हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे डायटोमिक गैस के लिए। ओके, सो आप खुद कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। डाया एटोमिक गैस अगर हम लेते हैं तो F की वैल्यू होगा 5। ओके, F की वैल्यू 5 होगा। सो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा 5/2 R, सॉरी 5/2 RT। ये टोटल एनर्जी है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। सो CV du/dt, इट इज द ddt ऑफ यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 5/2। CV की वैल्यू कितना होगा 5/2 R, CP माइनस CV, लेकिन CP की वैल्यू है यहाँ पे 5/2 R। सो 5/2 प्लस R इट इज इक्वल्स टू 7/2 R, 3.5 होता है टोटल। ओके, सो 3 CP अपॉन CV, सो 7/2 और यहाँ पे 5/2, सो दिस इज इक्वल्स टू 7/5 और 7/5 कितना होता है, 7/5 की वैल्यू होता है 1.4, इट इज इक्वल्स टू 1.4। सो ये हो गया वैल्यू ऑफ गामा फॉर डायटोमिक गैस। ओके, उसी तरह अगर हम 1 मोल ऑफ गैस लेते हैं किसका, ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक। ओके, ट्राइएटॉमिक गैस।
अब ट्राइएटमिक में दो टाइप होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अगर हम CO2 की बात करते हैं तो वो लीनियर है, अगर H2O की बात करते हैं वो नॉन लीनियर है। ओके, एक ही लाइन में तीनों मॉलिक्यूल्स, तीनों एटम्स होना यानी लीनियर। सो लीनियर के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है 5। याद रखिएगा, एट लोअर टेम्परेचर लीनियर ट्राइएटमिक मॉलिक्यूल अगर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे उसके लिए 5। अगर वो नॉन लीनियर है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे 6। हम यहाँ पे ट्राइएटमिक नॉन लीनियर कंसिडर करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस वन इज इक्वल टू 6। तो U की वैल्यू कितना होगा? सो इट इज इक्वल टू F/2, ओके, यानी 1/2 FRT है। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय RT, सो दिस इज इक्वल टू 3RT। दिस इज द वैल्यू ऑफ U। CP की वैल्यू कितना होगा? सॉरी, CV की वैल्यू कितना होगा? सो DU/dt, this is equals to ddt of 3RT 3R और dt/dt 1। तो CV की वैल्यू होगा 3R। CP की वैल्यू कितना होगा? इट इज CV प्लस R, दिस इज इक्वल्स टू 3R प्लस R, दिस इज इक्वल्स टू 4R। ओके, ये बहुत सिंपल है याद रखने के लिए ट्राइएटमिक गैस के लिए। CV की वैल्यू 3R, U की वैल्यू 3RT और CP की वैल्यू 4R। अब हमें गामा फाइंड आउट करना है। गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, दिस इज इक्वल टू 4R अपॉन 3R, दिस इज इक्वल टू 4/3, दिस इज इक्वल टू 1.33 रिकरिंग। ओके, सो गामा फॉर ट्राइएटमिक गैस मॉलिक्यूल इट इज इक्वल टू 1.33। सो ये हो गए डिस्कशन about the value of CV, CP and gamma for monoatomic gas, for diatomic gas and for triatomic gas। तो triatomic gas के लिए या polyatomic ले सकते हो, लेकिन जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ आपको, जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं इट इज़ एट अ लोअर टेम्परेचर और मॉडरेट टेम्परेचर। क्योंकि आप अगर 1000 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाते हो तो हर एक गैस मॉलिक्यूल ये वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा। ओके, अगर वाइब्रेशन अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हर एक इसमें ऐड होते जाएंगे, भले वो डायटोमिक गैस हो या ट्राइएटमिक गैस हो। ओके, उसमें वाइब्रेशन के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड होंगे। हम वाइब्रेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसमें पूरे इसमें नहीं ले रहे, हम जो भी गैसेस कंसिडर कर रहे हैं एट ए लोअर टेम्परेचर कंसिडर कर रहे हैं, ओके, या मॉडरेट टेम्परेचर कंसिडर कर रहे हैं, हायर टेम्परेचर हम कंसिडर नहीं कर रहे। सो एट मॉडरेट टेम्परेचर अगर समराइज कर लेते फास्टली, अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके लिए गामा की वैल्यू कितना होगा? मोनोएटॉमिक गैस के लिए 1.67। अगर डायटोमिक गैस है तो उसके लिए गामा की वैल्यू होगा 1.4। अगर पॉली और ट्राई, लेकिन नॉन लीनियर गैस अगर है, ओके, ट्राइएटमिक अगर है तो उसके लिए गामा की वैल्यू होगा 1.33। तो ये है डिस्कशन अबाउट द वैल्यूज ऑफ गामा फॉर दिस डिफरेंट गैसेस। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा? हमने इस वीडियो में देखा व्हाट इज अ मोलर हीट कैपेसिटी, what is the molar heat capacity at constant volume, what is the meaning of molar heat capacity at constant pressure। तो CV CP, CV बड़ा कि CP बड़ा, तो हमने देखा CP की वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CV। और इन तीनों को जो भी रिलेट कर रहा है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू गामा, सॉरी CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ये मेयर्स रिलेशन है। हमने लास्ट जूनियर क्लासेस में उसको पढ़ा था। ओके, अब उसके बाद हमने देखा हर एक गैस के लिए हमने एक CV की वैल्यू इक्वेशन फाइंड आउट किया, CP का इक्वेशन फाइंड आउट किया और गामा की इक्वेशन फाइंड आउट किया। पहले हमने जनरलाइज किया था, जनरल इक्वेशन फाइंड आउट किए थे, उसके बाद हमने अप्लाई किया था डायटोमिक, मोनोएटमिक एज वेल एज पॉलीएटमिक गैस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमें एक नए टॉपिक के साथ मिलना है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।